प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बीए फाइनल ईयर सेकेंड पेपर सैन्य मनोविज्ञान। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आज मनोवैज्ञानिक युद्ध कला। ठीक है, मनोवैज्ञानिक युद्ध कला, अवधारणा एवं प्रकार। चलिए देखते हैं इसमें हम। ये है बच्चों मनोवैज्ञानिक युद्ध कला। इसके हम लोग पढ़ेंगे आज अवधारणा एवं प्रकार, दोनों चीजें। प्रकार में हम लोग अलग अलग बाद में अध्ययन करेंगे, केवल प्रकार के बारे में हम लोग अभी हम आपको बता देते हैं। चलिए पहले अवधारणा के बारे में। बच्चों ये एक प्रकार से जो है शत्रु को कमजोर करने की युद्ध कला है। जैसे हम लोग शुरुआत में मनोविज्ञान की परिभाषा आप लोग देख लिए हैं। मनोवैज्ञानिक युद्ध जिस प्रकार होता है, अर्थात जिसका प्रभाव सीधे मन से होता है, अर्थात एक राष्ट्र अपने शत्रुओं के मन पर अधिकार करके या उसका मनोबल युद्ध से तोड़ दे, अपनी श्रेष्ठता को दिखाते हुए। कहने का मतलब उसके मन को इस कदर बना दिया जाए कि वो युद्ध करने के लायक ही ना बचे, तो उसे बोलते हैं मनोवैज्ञानिक युद्ध कला। अर्थात मन को युद्ध से विमुख कर देना, या कोई कार्य मन लगा के ना करना, या युद्ध के पहले ही मन उनका इस तरह कर दिया जाए कि उनकी युद्ध करने की क्षमता ही समाप्त हो जाए। ठीक है बच्चों, ये है शत्रु को कमजोर करने की युद्ध कला, और शत्रु को युद्ध करने से रोकने की युद्ध कला है। ठीक है, और सेना के प्रयोग के बिना ही शत्रु पर अपनी उपलब्धियां अर्जित करना, ये भी मनोवैज्ञानिक युद्ध कला का ही एक प्रभाव है। और शत्रु के मन पर विजय प्राप्त करने वाला सेनापति बिना युद्ध लड़े ही युद्ध जीत सकता है। ठीक है बच्चों, और युद्ध प्रारंभ होने से पहले से ही इसका कार्य प्रारंभ हो जाता है। किसका? मनोवैज्ञानिक युद्ध कला का। ठीक है, मनोवैज्ञानिक युद्ध कला, और युद्ध विराम के बाद भी चलती रहती है ताकि उनका मनोबल कभी ऊंचा उठने न पाए। और शीत युद्ध के रूप में मनोवैज्ञानिक युद्ध भी होता है। ठीक है, शीत युद्ध के एक हथियार है वो भी मनोवैज्ञानिक युद्ध। यानी शीत युद्ध में भी मनोवैज्ञानिक हथियारों का प्रयोग किया जाता है, जिससे शत्रु को मानसिक तौर पर गिराया जाता है, मनोबल गिराया जाता है। बच्चों ये एक प्रकार से अदृश्य मनोवैज्ञानिक हथियारों का प्रयोग होता है इसमें, और अंतर्राष्ट्रीय नियमों एवं विधियों में संबद्ध नहीं किया जा सकता। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एवं अमेरिका द्वारा अपने प्रभाव में वृद्धि करने वाला ये शीत युद्ध मनोवैज्ञानिक युद्ध का ही एक रूप है। ठीक है बच्चों, देखिए मनोवैज्ञानिक युद्ध कला के बारे में पाल एम लाइन वर्गर ने क्या कहा है। कहा है व्यापक अर्थ में मनोवैज्ञानिक युद्ध संक्रिया। पाल एम लाइन वर्गर ने मनोवैज्ञानिक युद्ध कला के बारे में परिभाषित किया है कि व्यापक अर्थ में मनोवैज्ञानिक युद्ध संक्रिया युद्ध के कार्यान्वयन में मनोविज्ञान के विज्ञान का प्रयोग है। ठीक है बच्चों, मनोविज्ञान के विज्ञान का प्रयोग है, एवं संकुचित अर्थ में शत्रु के विरुद्ध सैनिक कार्यवाहियों के साथ साथ प्रचार तथा प्रसार के सहायक साधनों का प्रयोग इसमें निहित है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये सारी चीजें देखा जाए मनोवैज्ञानिक युद्ध कला, तो ये किस बात में निहित है, थोड़ा हम वो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बच्चों हम लोग जैसे जानते हैं कि मनोविज्ञान जो होता है, मनोविज्ञान एक सब्जेक्ट होता है, आप लोग जानते हैं। जैसे मनोविज्ञान को हम लोग ये कहते हैं कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मानवीय प्रकृति या व्यवहार का अध्ययन करता है। जैसे कोई किसी कार्य को क्यों करता है और कैसे करता है, इससे संबंधित सभी प्रक्रियाएं मनोविज्ञान की परिधि के अंतर्गत ही समाहित होती हैं। उसी तरह युद्ध के बारे में भी है। ठीक है बच्चों, युद्ध के बारे में जो कुछ भी है मनोविज्ञान का क्षेत्र इसलिए भी है कि देखिए संपूर्ण प्राणी जगत ही मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है, और सैनिक भी चूंकि मनुष्य ही होते हैं, और मनुष्य व्यक्तिगत या अकेला भी हो सकता है और समूह के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, सेना और सैनिकों का कार्य एवं व्यवहार भी मनोविज्ञान का ही एक क्षेत्र है। सैन्य मनोविज्ञान के द्वारा सैनिकों की रुचि, कार्यकुशलता एवं कार्य क्षमता की पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है। ऐसे नेपोलियन ने कहा भी है कि मनोबल एवं भौतिक बल में 3:1 का अनुपात होता है। बच्चों जो मनोबल युक्त सैनिक है वो साधारण 3 सैनिकों पर भारी
पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि मनोविज्ञान और मनोबल, ठीक है, मनोवैज्ञानिक युद्ध कला में, ठीक है बच्चों, इसमें जो है शत्रु के सैनिकों का मनोबल गिराया जाता है और अपने सैनिकों का मनोबल उठाया जाता है, और इसके लिए जो भी प्रयास किया जाता है, जो भी तरीके अपनाए जाते हैं, वो प्रचार, अफवाह, बुद्धि परिवर्तन, ये सारी चीज़ें उसमें अपनाई जाती हैं। ये उसके प्रमुख हथियार हैं। तो बच्चों, मनोवैज्ञानिक युद्ध कला वही है जिससे अपने सैनिकों को वो कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है जिस कार्य के लिए वो आए हुए हैं। तो वही है बच्चों मनोवैज्ञानिक युद्ध कला। अब खास करके जब दूसरे सैनिकों का मनोबल इस कदर गिर जाता है तो हम उन पे पहले से ही विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, जैसे युद्ध जो होता है वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, तो उसी तरह बच्चों मनोवैज्ञानिक युद्ध जो है ये एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें जो है शस्त्रों के प्रयोग के बिना, शस्त्र प्रयोग के बिना या शस्त्रों के बिना प्रयोग द्वारा शत्रु या प्रतिद्वंदी से अपनी बात मनवा लिया जाता है। ठीक है बच्चों, इससे भी केवल युद्ध के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ है, जैसे देखा जाए तो ये प्रक्रिया प्रारंभ से ही चली आ रही है मनोविज्ञान की। ठीक है, ये जो है प्राचीन काल से ही युद्ध में इनका प्रयोग होता रहा है, मनोवैज्ञानिक युद्ध कला का। अब जैसे देखिए, इसके प्रमुख साधन अफवाह, प्रचार और मस्तिष्क प्रक्षालन। अब प्राचीन काल का अगर हम देखते हैं तो महाकाव्य काल के युद्धों में आप देख लीजिए, अर्जुन को श्री कृष्ण जब अर्जुन को मोह हो गया था युद्ध के मैदान में महाभारत के, तो भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर उनको मनोवैज्ञानिक रूप से युद्ध के लिए तैयार किया था, अर्थात मनोवैज्ञानिक युद्ध कला का प्रयोग वहां पर भी किया गया था। जब द्रोणाचार्य युद्ध में हाहाकार मचा रहे थे तो उनकी मृत्यु का कारण भी यही बनाया गया कि अश्वत्थामा की मृत्यु की अफवाह फैला दी गई। अफवाह सुनते ही द्रोणाचार्य बेचारे अपने पुत्र मोह से पागल हो गए और वो युद्ध से बगल हो गए। जैसे ही वो युद्ध से उन्होंने हथियार अपना छोड़ा, वैसे ही अर्जुन के साले द्रौपदी के भाई ने द्रोणाचार्य का सर कलम कर दिया। ठीक है बच्चों, और अंगद ने जो है रावण के दरबार में अपनी शक्ति दिखाकर मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाया, ताकि रावण ये चीज़ समझने के लिए मजबूर हो जाए कि जब राम की सेना का एक छोटा सा बंदर इतना ताकतवर है कि हमारे बड़े बड़े योद्धा उसका एक पैर भी नहीं उठा पा रहे हैं, तो भगवान राम की सेना में पता नहीं कितने बंदर होंगे, उनका कोई क्या बिगाड़ पाएगा। लेकिन रावण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अंत में मरने के लिए वो बाध्य होना पड़ा उसको। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब अंगद ने रावण के दरबार में अपनी ताकत दिखाई थी। इसके पहले हनुमान जी ने भी लंका को जलाकर इस बात का आह्वान कराया था कि तुम्हारे घर में घुसकर हम तुम्हारा देखिए सर्वनाश कर रहे हैं, ताकि रावण को आह्वान हो जाए कि जिनके छोटे छोटे बंदर इतने ताकतवर हैं, उस राम की ताकत क्या होगी। चलिए फिलहाल, और विभीषण द्वारा भी रावण को श्री राम की शक्ति बताकर रावण को समझाया गया था कि वो राम कौन है, कहाँ से आए हैं। कहने का मतलब मनोवैज्ञानिक तौर पर रावण को दबाव डाला गया था। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के दरबार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन विराट रूप दिखाकर दुर्योधन को इस बात का आह्वान कराना चाहते थे कि हम जिस सेना के साथ हैं तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तो सारथी हूँ, सारथी को ही तुम गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हो, तो वो तो सेना है। ठीक है बच्चों, और फिर जिसके साथ में मैं रहूंगा उसको तुम क्या पराजित कर लोगे। लेकिन दुर्योधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और युद्ध के समय शंख ध्वनि, बाजे बजाना आदि के द्वारा अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया एवं शत्रु का गिराया जाता है। बच्चों, ये प्राचीन काल से ही ये परंपरा चलती आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो ये मनोवैज्ञानिक युद्ध कला के जो विधियां हैं, मनोवैज्ञानिक युद्ध जिन प्रमुख हथियार हैं, जो इनके प्रकार हैं मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ने के, उसमें 3 प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए, पहला नंबर है प्रचार, दूसरा नंबर है बच्चों अफवाह या जन प्रवाद जिसे हम लोग कहते हैं, तीसरा है मस्तिष्क प्रक्षालन या इसे कहते हैं बच्चों बुद्धि परिवर्तन या मस्तिष्क प्रक्षालन। तो
मनोवैज्ञानिक युद्ध कला में इन 3 प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया जाता है। इसके विभिन्न प्रकार होते हैं। इसके बारे में हम लोग बच्चों अलग अलग जो है अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अलग अलग हम लोग अगले भाग में अध्ययन करेंगे। तो क्या क्या है? प्रचार, अफवाह, मस्तिष्क प्रक्षालन। ठीक है वीडियो। अब इसमें अगर उसको पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, उसके लिए अलग वीडियो ही रहे तभी अच्छा है।